बाबा जान, वो मैं और सारा। मीर हादी जुमलों को तरतीब ही नहीं दे पा रहा था। कहाँ उसकी और वानिया की शादी होने वाली थी, और कहाँ वो बाबा जान के सामने अपनी और सारा की मोहब्बत का एतराफ़ करने जा रहा था। बोलो, क्या हुआ सारा को? बाबा जान बगौर उसे देख रहे थे। मैं बताती हूँ बाबा जान, पीछे से सारा की आवाज़ आई थी, और मीर हादी ने चौंक कर उसे देखा था। मैं बड़ी खाला के पास कुछ अरसे के लिए कनाडा जाना चाहती हूँ और अपनी डिग्री वहीं पूरी करना चाहती हूँ। आपसे बात करते हुए मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैंने मीर हादी से ये बात कह दी। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे आपसे खुद बात करनी चाहिए थी। मैंने कुछ कोर्सेज के लिए अप्लाई किया था और मैं क्वालिफाई कर गई हूँ। मुझे वहाँ एडमिशन मिल रहा है। क्या आप मुझे भेज सकती हैं? वो मिन्नत भरे लहजे में अपने बाबा से मुखातिब थी, और मीर हादी की आंखें फैल गई थीं। क्या कह रही हो ये तुम सारा? बेख्तियार ही उसने सारा का बाजू पकड़कर उसे अपनी जानिब मोड़ा था। सारा ने हादी को घूर कर देखा था। मैं अपने मामला खुद तय करना चाहती हूँ। कब तक तुम्हारे सहारे जिंदा रहूंगी? आज तक मेरी हर बात तुम बाबा जान से कहते आए हो, लेकिन आज मुझे बात करने दो। मैं भी तो बाबा जान की बेटी हूँ ना। ये कहते हुए वो लाड से बाबा जान के गले में झूल गई थी, और मीर हादी के तन बदन में आग लग गई थी। क्यों नहीं सारा? जिस तरह वानिया मेरी बेटी है, उसी तरह तुम भी मेरी बेटी हो। अगर मैंने आज तक उसकी हर ख्वाहिश पूरी की है, तो तुम्हारी क्यों नहीं करूंगा? अगर तुम कनाडा जाकर अपनी डिग्री पूरी करना चाहती हो, तो मुझे कोई एतराज नहीं। हादी, तुम सारे इंतजामात करवा दो और सारा को उसकी खाला के पास भिजवा दो। मैं तो अभी शादी के इंतजामात में ही इतना मसरूफ हूँ कि ये सब कुछ नहीं देख सकता। बाबा जान, वो एक बात और भी कहनी थी। सारा ने कुछ हिचकिचाते हुए बाबा जान को रोका था। हाँ, बोलो। बाबा जान का मूड बहुत ही अच्छा था, इसलिए सारा ने मौका देखकर बात छेड़ी थी। वो बाबा जान, कोर्स अगले हफ्ते से ही शुरू हो रहा है, इसलिए मुझे जल्दी जाना होगा। वीज़ा तो मेरा लगा हुआ है, टिकट का ही इंतज़ाम करना है। अगर 2-3 दिन के अंदर ही फ्लाइट का इंतज़ाम हो जाता तो। ये कहते हुए सारा खामोश हुई थी, और मीर हादी के कदमों तले से ज़मीन निकली थी। मगर वानिया की शादी है, तुम शादी से पहले कैसे जा सकती हो? बाबा जान हैरत भरी नज़रों से उसे देख रहे थे। बाबा जान, डिजिटल दौर है। मैं वानिया की शादी को वेब कैम से भी अटेंड कर सकती हूँ। मैं इतना अच्छा मौका गंवाना नहीं चाहती। आपको तो पता है ना कि बाहर मुल्कों में स्कॉलरशिप मिलना कितना मुश्किल है, और मैंने अपनी मेहनत से स्कॉलरशिप हासिल की है। वैसे भी वानिया और मीर हादी दोनों ही इस बात को समझेंगे, और दोनों को कोई एतराज़ नहीं होगा। बस आप इजाज़त दे दें। सारा ने इंतहाई मिन्नत भरे लहजे में बाबा जान से दरख्वास्त की थी, और वह कुछ सोचकर सर हिला गए थे। ठीक है, अगर मैं वानिया की हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, तो तुम्हारी क्यों नहीं? मीर हादी, सारा के टिकट्स बुक करवाओ। मीर हादी को हुक्म देते वो डाइनिंग एरिया से निकल गए थे, और मीर हादी गुस्से के आलम में तेजी से सारा के सर पर पहुंचा था। उसे बाजू से जकड़ते अपने सामने खड़ा कर दिया था। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैं बाबा जान को हकीकत बताने जा रहा था, और तुम? क्या किया है ये तुमने? मीर हादी का बस नहीं चल रहा था कि वो सारा का मुंह तोड़ दे, जिसने आखिरी लम्हे में सब कुछ खराब कर दिया था। वही किया है मैंने, जो हम सबके हक में बेहतर है। तुम्हारे एक सच से बाबा जान की जो हालत होती, उसका अंदाजा है तुम्हें? वो वानिया से कितनी मोहब्बत करते हैं, क्या तुम नहीं जानते? कैसे बर्दाश्त करते वो इस झूठ को कि वो तुम्हारे साथ इस घर से नहीं गई थी? उसका किसी और के साथ ताल्लुक था, किसी और के नाम पर वो 2 रातें बाहर गुजार कर आई है। वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते। क्या चाहते हो तुम? हमारे सर का आखिरी साया भी हमसे छीन जाए? कौन है बाबा जान के अलावा हमारा? सारा की आंखों में आंसू झिलमिलाए थे। आज नहीं तो कल उन्हें पता चल ही जाना है, क्योंकि ना ही वानिया घर बसाने वालों में से है, और ना ही मैं उसके साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सकता हूँ। तो बेहतर यह है कि चीजों को मजीद खराब ना किया जाए। समझ रही हो तुम? तुम्हें मेरी कसम, हादी वानिया को कोई तकलीफ ना देना, उससे किसी तरह का कोई इंतकाम ना लेना। उसकी हर बात को ये सोचकर बर्दाश्त कर लेना कि वो मेरी बहन है और मुझे उससे मोहब्बत है। मैं बाबा जान को किसी मुश्किल या आजमाइश में डालकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत नहीं कर सकती। सारा अपनी आंसू पोंछते वापस लौट गई थी, और मीर हादी अपनी जगह साकित रह गया था। उसकी मोहब्बत इतनी अर्जा तो नहीं थी कि सारा खुद अपने हाथों से
उसे अपनी बहन की झोली में डालने की कोशिश करती। वो चाहता भी तो सारा की जगह कभी वानिया को नहीं दे सकता था। साहब, आपको कुछ और चाहिए? नूरी ने उसे खड़े देखा तो नाश्ते का पूछने लगी। उसने इनकार में सर हिलाया और बाबा जान के पीछे बाहर निकल गया। ड्राइव करते वो यूं ही बेमकसद आवारा घूम रहा था। कुछ ही देर बाद सारा का मैसेज आया था और वो कह रही थी कि मैंने फ्लाइट खुद बुक करवा ली है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वो जो ये सोच कर बैठा था कि उसकी फ्लाइट बुक नहीं करवाएगा तो वो जा नहीं सकेगी, वो खुद ही ये काम कर चुकी थी। मीर हादी ने स्टीयरिंग पर जोर जोर से हाथ मारा था। सारा को शाम की फ्लाइट ही मिल गई थी और वो इसे बिना बताए बिना मिले जा चुकी थी। उसने तो मज़ीद एक दिन रुकने का इंतज़ार भी ना किया था। फर्स्ट अवेलेबल फ्लाइट से ही वो अपनी खाला के पास चली गई थी। मीर हादी सारा के बेड पर सर पकड़े बैठा था कि वानिया चली आई थी। जूस का ग्लास हाथ में पकड़े दूसरे हाथ से फ़ोन चलाती वो मीर हादी को देख रही थी। सो सैड। मेरी बेवकूफ़ बहन इतना भी सब्र ना कर सकी कि शादी के दिन तक रुक जाती। क्या हुआ मीर हादी, परेशान हो क्या? थोड़ा सा झुकते हुए वो उसके नज़दीक हुई थी। मीर हादी ने गुस्से में इतनी तेज़ी से हाथ घुमाया था कि उसका जूस का गिलास दूर ज़मीन पर जा गिरा था। मोबाइल भी हाथ से छूटा था। ओह! तुम तो बहुत ज़्यादा गुस्से में लगते हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी किस्मत में सारा जैसी डम्प लड़की नहीं लिखी। ना सूरत ना अक्ल, बस सारा वक्त अपना चश्मा ही संभालती रहती थी। लेकिन क्या है ना कि तुम जैसे लोगों को सारा जैसी ही रास आती है। क्या कह रहे थे तुम के शहवार वापस नहीं आएगा? वो आएगा और ज़रूर आएगा, क्योंकि मैंने अबीरा के माँ-बाप को बता दिया है कि उसने मुझे धोखा दिया है। अब उसकी और अबीरा की शादी तो होने से रही। हँसते हुए वानिया पलटी थी और मीर हादी ने गुस्से से फंकार कर उसे आवाज़ दे दी थी। ये जो तुम्हारा नफसियातीपन है ना, ये मैं शादी की पहली रात ही निकाल दूँगा। जिस तरह सारा मेरी ज़िंदगी से गई है, इस तरह शहवार कभी तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं लौटेगा। अगर किस्मत में हमारा साथ लिखा है, तो फिर ताहयात तुम्हें मीर हादी को बर्दाश्त करना होगा। गुस्से से उसके कांधे से टकराते वह सारा के कमरे से बाहर निकला था। आंखें सुर्ख हो रही थी, नमी हल्क में उतरने लगी थी। सारा से उसे बहुत शिकवे थे। काश कि वो मीर हादी पर एतबार करती, काश कि वो इस तरह उससे छोड़ करना चाहती, तो वो किसी न किसी तरह अपनी मोहब्बत की बका के लिए जंग लड़ता। लेकिन उसने मैदान खाली छोड़कर मीर हादी को तन्हा कर दिया था। सारा के जाने के बाद वक्त जैसे मीर हादी के लिए थम सा गया था, लेकिन वहीं सुबह शाम अपनी रफ्तारी से रवां दवां थे। और वो दिन आ गया था जब मीर हादी को सारी दुनिया के सामने वानिया को अपने नाम से मंसूब करना था। वसी और इस शादी हाल में जहाँ सारे खानदान वाले मौजूद थे, वहीं बाबा जानी के हाथ में मौजूद मोबाइल फोन पर सारा भी ऑनलाइन थी। हादी, लो, सारा से बात करो। बाबा जान ने फोन उससे पकड़ाया था। खुद पर जब्त के पहरे बिठाए सारा ने उसे शादी पर मुबारकबाद दी थी और वह बस उसके मुतरन्नम चेहरे को देखता रह गया था। वो जिन आंसुओं को लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कह कर जस्टिफाई कर रही थी, वो उसके टूटे हुए दिल से निकलते हुए आंसू थे। और ये बात मीर हादी को अच्छी तरह मालूम थी। बस वो कुछ ही देर तक उसके मासूम चेहरे को देखता रहा था और फिर उसने लाइन डिस्कनेक्ट कर दी थी। उससे ज़्यादा उसका हौसला नहीं था। स्टेज पर वो दुश्मने जहाँ आ बैठी थी, जिससे कुछ ही लम्हों बाद उसका निकाह होना था। दिल तो चाहा था कि उसी वक्त इनकार कर दे, लेकिन बाबा जान की पगड़ी पर नजर डालने के बाद उसने अपने इरादे को तर्क किया था। कई सौ लोगों की मौजूदगी में कबूल है कहकर उसने वानिया खान को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया था। तकरीबन शादी अच्छे से निमट चुकी थी। वानिया रुखसत होकर मीर हादी के कमरे में पहुंच गई थी, लेकिन वो था जिसका कुछ अता पता ही नहीं था। रात 4 बजे के करीब वो घर लौटा तो लाउंज में बैठे बाबा जान को देखकर शर्मिंदा हो गया। कहाँ थे तुम? तुम्हें पता है किस कदर परेशान हो गया था? तुम्हारा फोन बंद आ रहा था, कोई तुम्हारे साथ नहीं था, ना कोई ड्राइवर ना कोई गार्ड। बाबा जान शदीद बरहमी का इजहार कर रहे थे। सॉरी बाबा जान, वो दोस्तों ने बस पार्टी दे दी थी। उसने झूठ का सहारा लिया था। बाबा जान ने गहरा सांस भरते उसके कांधे पर हाथ रखा था। जाओ बेटे, आराम करो, रात बहुत हो चुकी है। वह खुद अपने कमरे में चले गए थे और बड़ी मुश्किल से मीर हादी अपने ही कमरे के दरवाजे पर आकर इस तरह ठहर गया था जैसे वो मेहमान हो। और फिर कई लम्हे गुजरने के बाद उसने खुद को कंपोज कर लिया था। वो कमरे में दाखिल हुआ
और प्रिंस कोट उतार कर सोफे पर फेंक दिया। बेड पर आराम से नीम दराज हुई वानिया ने बस एक नज़र उस पर डाली थी जिसके हाथ में मोबाइल फ़ोन था, और शायद वो स्क्रॉलिंग में ही मसरूफ़ थी। ना वो अरूसी जोड़े में थी, ना उसने कोई जेवर पहन रखा था। उसे देखते ही मीर हादी ने सर झटका था। इस लड़की से इससे ज़्यादा की उसे उम्मीद भी ना थी। जूते उतार कर एक तरफ डालते वो वानिया के नज़दीक हुआ था। वो एकदम ही हैरान हुई थी। शायद इस बात की उसे तवक्को नहीं थी कि मीर हादी उसके करीब आएगा। उसे तो लगा था वो चीखेगा, चिल्लाएगा और फिर या तो कमरे से चला जाएगा या उसे निकाल देगा। मीर हादी ने अपने लबों पर एक गहरी मुस्कुराहट सजाई थी। अच्छी लग रही थी दुल्हन बनकर। अब की बार वानिया पूरी तरह ही चौंकी थी। मीर हादी का ये रूप उसकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल परे था। लो देखो, मैं वेडिंग नाइट के लिए क्या गिफ्ट लाया हूँ। हादी ने कुर्ते की जेब से एक डिबिया निकालकर उसके आगे रखी थी। धड़कते दिल से वानिया ने वो डिबिया ली थी और इसे खोलकर देखा था। सोने की एक खूबसूरत चेन उसके अंदर जगमगा रही थी। वानिया को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे। जो कुछ उसने सोचा था सब कुछ उससे काफी मुख्तलिफ हो रहा था। लाओ, मैं पहना दूं। वो खुद ही चेन हाथ में लिए वानिया के गर्दन के करीब हुआ था। वो एकदम ही पीछे हटी थी। दिमाग ठीक है तुम्हारा? दूर रहो मुझसे, और ये वेडिंग नाइट का गिफ्ट अपने पास ही रखो। मैं सारा नहीं हूँ जो तुम जैसे लोफर और आवारा शख्स के साथ अपनी जिंदगी गुजारने का सोचूंगी। इंतहाई मगरूर अंदाज में कहती वो बेड से उतरने लगी थी कि मीर हादी ने उसके कस कर कमर से जकड़ कर अपने करीब खींच लिया था। कम ऑन यार, इस आवारा गुंडे लफंगे लोफर से तुमने शादी कर ली है तो निभाना तो पड़ेगी ना। जबरदस्ती उसके हाथों को मरोड़ते उसने उसे अपने करीब बिठाया था। कोई तमाशा ना करो मीर हादी, वरना इतना शोर मचाऊंगी कि बाबा जान को सफाइयाँ देते रह जाओगे। मीर हादी हंसते हुए उसके कान के करीब झुका था। और क्या कहोगी बाबा जान से? क्या हो रहा था हमारे कमरे में? वानिया ने तिलमिलाकर उसकी जानिब देखा था, जिसकी आंखें पूरी तरह सुर्ख होने लगी थी। मीर हादी ने वो चेन निकाली थी और वानिया की गर्दन में पहनाकर लॉक लगाने की कोशिश की थी। उसकी उंगलियां वानिया की गर्दन से टकराई थी और वानिया के तन बदन में आग लग गई थी। छोड़ो मुझे! हाउ डे यू! डोंट टच मी लाइक दिस! वो खुद को छुड़वाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मीर हादी ने चेन को लॉक लगाने की कोशिश की थी। तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है क्या मीर हादी? नहीं पहननी मुझे। वो फिर उठने लगी थी, लेकिन मीर हादी ने अपना दायां पांव वानिया के पेट के गिर्द कस कर उसे जबरदस्ती कैद किया था। उसके भारी भरकम पांव की वजह से वानिया का पेट बुरी तरह दबा था। जाहिल हो क्या? तमीज नहीं है? वो बौखलाई थी। उसने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। ये बदतमीजी तुमसे ही सीखी है मैंने वानिया। अब अप्लाई भी तुम पर ही करूंगा ना। उसने इतनी तेजी से चेन का लॉक लगाकर चेन को गर्दन के गिर्द कस कर लपेटा था कि वानिया का सांस अटका था। दोनों हाथों से चेन को पकड़ते वो बुरी तरह झटका खा कर उठी थी। हंसते हुए हादी ने उसे आजाद किया था। चेन दरमियान से टूटकर दो टुकड़ों में तकसीम हो गई थी। वानिया ने उस चेन को हादी के मुंह पर दे मारा था। अभी और इसी वक्त इस कमरे से निकल जाओ। वो ऐसे रौब से कह रही थी जैसे ये कमरा उसका था। भूल रही हो क्या जाने मन, ये कमरा मेरा है और तुम भी अब मेरी हो। हादी की बात पर एक वसील नजर डालती वो अटैच बात में दाखिल होने लगी थी कि जब ही हादी ने तेजी से आगे बढ़कर दरवाजा पकड़ लिया था। कहाँ जा रही हो? वट? वानिया ने आंखें फैलाई उससे देखा था। अंधे भी हो क्या, नजर नहीं आ रहा? नजर तो बहुत कुछ आ रहा है। उसके चेहरे पर उंगली फेरते वह मुस्कुराया था। शादी की रात है हमारी, इतना क्यों दिल मिला रही हो? वानिया को वॉशरूम में धकेलते वह खुद भी अंदर दाखिल हुआ था और दरवाजा लॉक कर लिया था। मिरहादी, मेरे जब्त को ना आजमाओ। मैं इतना शोर मचाऊंगी कि सब इकट्ठे हो जाएंगे। उंगली हादी के सीने पर रखे वो इसे धमकाने की कोशिश कर रही थी। चलो, ये शौक भी पूरा कर लो। लेकिन क्या है ना कि सारे दरवाजे लॉक हैं, आवाज बाहर नहीं जा सकती, और वैसे भी न्यूली मैरिड कपल के कमरे के आस-पास कोई नहीं होता। उस घर में तो फिर बाबा जान के अलावा और कोई तीसरा है भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी आवाज बाबा जान तक जाएगी? उसे दीवार से पिन करते वो उसके चेहरे के करीब हुआ था। देखो मीर हादी, अपनी औकात में रहो, वरना मैं अच्छी तरह तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलवा सकती हूँ। वानिया ने जानबूझकर उसके जख्म पर चोट की थी। जानती थी कि ये उसकी दुखती रग है। मेरी औकात?
मेरी जान, मैं बताता हूँ अपनी औकात आज तुम्हें। बहुत शौक है ना बार बार मुझे मेरी औकात याद दिलाने का तुम्हें। मैं मीर हादी, वानिया खान का शोहर हूँ। शरई हक रखता हूँ तुम पर, और तुम चाहो भी तो मेरे हकूक अदा करने से बच नहीं सकोगी। वानिया के हाथों के करीब लगे शावर के वाल पर हाथ मारते हादी ने शावर ऑन कर दिया था। ठंडा यख पानी वानिया के वजूद को पूरी तरह भिगा गया था, और साथ ही हादी भी भीगने लगा था। शावर इतना तेज था कि वानिया गहरी गहरी सांस लेने लगी थी। उसके दोनों हाथ मीर हादी ने दीवार से पिन कर रखे थे, इसलिए चेहरे और आंखों पर आता पानी उसके लिए मुश्किल का सबब बन रहा था। मुंह खोले वो सांस लेने की कोशिश कर रही थी, और साथ ही मीर हादी को गालियां दे रही थी, जिसके चेहरे पर अब और भी ज्यादा खिली हुई मुस्कुराहट थी। इतनी बहादुर बनती हो, इतनी जल्दी घबरा गई। तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें शहवार के लिए छोड़ दूंगा? शादी की है तो हक तो वसूल करूंगा ना। फिर चाहे शहवार के पास जाओ या शहसवार के पास, फर्क नहीं पड़ता मुझे। हादी ने आगे बढ़कर उसकी आंखों पर अपने लब रखे थे। वानिया बुरी तरह दहक उठी थी। उसने कसम सा कर हादी को खुद से दूर करने की कोशिश की थी, लेकिन वो 6 फुट 2 इंच लंबा और एक ताकतवर मर्द था। उसकी आंखों से होते मीर हादी ने उसके लबों तक का सफर तय किया था। किस्में उसके लबों के करीब होते वह सरगोशी कर रहा था। वानिया ने फौरन मुंह फेरा था। डार्लिंग, किस्में, इतना भी क्या शर्माना? गैर थोड़ी हूँ। तुम नहीं कर सकती तो मैं कर लेता हूँ। वानिया के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से जकड़ते उसने दूसरे हाथ से वानिया के बालों को पकड़ा था, और उसके चेहरे को अपने चेहरे के सामने किया था। वानिया गुस्से की शिद्दत से पागल हो रही थी। सुर्ख पड़ती आंखों से उसे देखते हुए वानिया ने फिर अपना मुंह फेरने की कोशिश की थी। हादी ने मुस्कुराते हुए उसके लबों पर अपनी नफरत के निशान सब किए थे। वो मचल कर रह गई थी। उसे अपने सीने से लगाए वो कदम कदम पीछे हुआ था। वो पूरी तरह उसके शिकंजे में कैद थी। और फिर मीर हादी ने उसे बाद टब में गिरा दिया था। एक लम्हे में ही वो पूरी तरह टब के पानी के अंदर चली गई थी। फिर तेजी से ऊपर उठी थी। मुंह खोले गहरी गहरी सांसें लेते वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुकाबिल मीर हादी खड़ा था, जिसने कुछ देर पहले ही अपनी मोहब्बत को खोया था। जिंदगी की सबसे कीमती मता उससे लूट ली गई थी। वो भला कहाँ रहम खाने वाला था? वानिया टब में ही खड़ी हुई थी, लेकिन जैसे ही उसने बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाया तो मीर हादी ने उसका पांव पकड़ लिया, और वो दोबारा एक बार फिर टब में गोते खाने लगी। आर यू मैड? वो पूरी तरह शिद्दत से चीखी थी। मीर हादी खुद भी टब के अंदर उतर गया था। मैंने सोचा तुम स्पेशल हो तो फिर वेडिंग नाइट भी स्पेशल होनी चाहिए ना। बेड पर तो सभी मनाते हैं, क्यों ना हम इस बाथ टब में मनाएं? तंजिया हंसी हंसते वो एक बार फिर वानिया को अपने काबू में कर चुका था। वो किसी जाल में फंसे परिंदे की तरह फड़फड़ा रही थी। मीर हादी ने अपने दांतों से उसकी शर्ट का बटन खोला था। इंतहाई बेगैरत और गुंडे हो तुम। यकीन नहीं आता कि बाबा जान तुम्हें अपना बेटा कहते हैं। तुम्हें तो किसी कचरा मंडी पर फेंक देना चाहिए था। पता नहीं क्यों बाबा जान तुम्हें यहाँ उठा कर ले आए। नफरत से कहती वो मीर हादी को सुलगा गई थी। मीर हादी ने एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर दे मारा था, और अपनी गिरफ्त ढीली कर दी थी। उसके जुमलों ने मीर हादी की रूह तक को छलनी किया था। मौके का फायदा उठाते वानिया फौरन बाद टब से बाहर निकलती। वॉशरूम के साथ एक बहुत ही बड़ा रूम था, जहाँ जहाजी साइज अलमारियों में बेशुमार कपड़े और जूते सजे हुए थे। बाबा जान ने जहेज के नाम पर वानिया के कपड़े और जूते पहले ही मीर हादी के कमरे में सेट करवा दिए थे। उसने झट एक नाइट ड्रेस निकाला था और चेंज कर लिया था। ठंडे पानी में भीगने की वजह से उसे ठंड लग रही थी। कपड़े चेंज करते ही वो बिस्तर में जाकर घुस गई थी। ब्लैंकेट को मुंह तक ओढ़ कर उसने अपने इर्द गिर्द भी लपेट लिया था। मीर हादी को जो मजा वो चुका कर आई थी, उसके बाद उसे यकीन था कि वो दोबारा उसके करीब नहीं आएगा। लेकिन वो शायद भूल चुकी थी कि मीर हादी अब एक जख्मी शेर था, जिसकी अना को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची थी, और वो किसी भी हद तक जा सकता था। कुछ ही देर बाद मीर हादी भी चेंज किए कमरे में चला आया था, और अपने बेड पर अपनी जगह पर सोती हुई वानिया को देखकर फिर उसके दिल में नफरत का शोला भड़का था। साइड टेबल पर रखे जग को उठाकर मीर हादी ने पूरी तरह ब्लैंकेट के ऊपर डाला था, और फिर बकाया पानी ब्लैंकेट खींचकर वानिया के मुंह पर। वो घबरा कर उठ बैठी थी। आधा बिस्तर गीला हो चुका था, और सिर्फ आधा बिस्तर ही सूखा था। वानिया फौरन अपना चेहरा साफ करते उस सूखे हिस्से पर चली गई थी। इस बार उसने अपनी जुबान से एक लफ्ज भी ना कहा था। मीर हादी मुस्कुराते हुए
दूसरी जानिब से घूम कर उससे हिस्से में चला आया था। उस कमरे में एक ही बेड है, आधा गीला हो चुका है, तो अब यकीनन हम दोनों को आधे बिस्तर पर ही एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या है ना कि तुम मुझे मेरी औकात सारी ज़िंदगी याद दिलाती रहोगी, लेकिन आज मुझे अपनी औकात सही से समझ आई है, और अब जब मैं अपनी औकात पर उतर ही गया हूँ, तो तुम्हें अब मेरे साथ ऐसे ही मैनेज करना होगा। वानिया को कमर से पकड़ते उसने अपनी जानिब खींच लिया था। उससे पहले कि वानिया मज़ीद कुछ कहने के लिए मुँह खोलती, उसने वानिया के लबों को लॉक कर दिया था। वानिया की आंखें गुस्से और नफ़रत से पूरी तरह खुल गई थीं। अपने दोनों हाथों से वो मीर हादी के बाल खींचते हुए इसे खुद से जुदा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मीर हादी ने उसे तकिए पर गिरा दिया था। साथ ही हाथ बढ़ाकर लैंप भी ऑफ कर दिया था। कमरे में पूरी तरह तारीकी छा गई थी। बोझल सांसों ने उस तारीकी का अहाता किया था। वो जख्मी जानवर की तरह बिलबिला रही थी, लेकिन आवाज़ हलक में ही दम तोड़ गई थी। कुछ देर बाद जब मीर हादी ने उस पर रहम खाया, तो वानिया गहरी गहरी सांसें लेते खांसने लगी थी। जानवर, बस यही एक लफ्ज़ उसके मुंह से अदा हो सका था। मीर हादी ने उसके नाइट सूट की शर्ट के बटन एक झटके से खींचे थे। टिक टिक करते सारे बटन खुलते चले गए। जानवर किसे कहते हैं ये तो तुम अब देखोगी। बहुत शौक था ना तुम्हें शहवार के साथ शादी करने का। घर से भागकर जवानी संभाली नहीं जा रही थी ना अपनी। आज एक ही बार में तुम्हारे सारे शौक पूरे कर दूंगा। देखते हैं कि तुम्हारी जिद ज्यादा मजबूत है या फिर मेरी अना का वार। रात इंतहाई सुस्त रफ्तारी से गुजर रही थी। एक एक लम्हा कई कई पलों पर मुहीत हो चुका था। वानिया के लिए जहाँ सांस लेना दोबर था, वहीं मीर हादी अपनी नफरत को अपने हर अमल से साबित कर रहा था। कितने ही लम्हे वो एक कैदी की तरह फड़फड़ाती रही थी, और फिर बड़ी मुश्किल से उसने खुद को मीर हादी से आज़ाद करवाया था, या फिर शायद उसने ही जानबूझकर अपनी गिरफ्त को कमज़ोर छोड़ा था। वानिया उसे धक्का देती बेड से उठने की कोशिश की, जब भी उसने उसे दोबारा पकड़कर तकिए पर धक्का दे दिया। बहुत शौक था तुम्हें शादी करने का, तो अब कहाँ फरार हो रही हो? अभी तो शुरुआत ही है। क्या है ना कि तुम्हारी बहन ने मुझे कसम दी थी कि मुझे तुमसे शादी भी करनी होगी और इस रिश्ते को निभाना भी होगा, और तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हारी बहन की कोई बात नहीं टाल सकता। सारा का जिक्र करते मीर हादी के दिल में एक बीट मिस हुई। वानिया की आंखों में आंखें डाले वो इसे पूरी तरह खौफजदा कर गया था। तुमने मुझे अपना झूठा शोहर साबित किया था ना, अब मैं सच में तुम्हारा शोहर हूँ और हक रखता हूँ तुम पर। उसके लबों पर अपना अंगूठा रखकर मीर हादी ने जोर से दबाया था। वानिया ने अपने चेहरे को एक जोरदार झटका दिया था। मीर हादी की हंसी छूट गई थी। क्या लगता है तुम्हें, खुद को बचा सकती हो मुझसे? एक झटके से उसने अपने लबों का दबाव वानिया की गर्दन पर डाला था। वानिया के लबों से बस एक सिसकी निकली थी। खबरदार जो आवाज की तो। मीर हादी ने उसके लबों को अपनी उंगलियों से बंद किया था। तकलीफ हो रही है मुझे, वो मुनमुनाई थी। भागने का कोई रास्ता नजर न आ रहा था। उसे यूं मुनमुनाता देखकर मीर हादी के दिल में सुकून उतरा था। बस एक दो रातों की बात है, फिर तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। उसकी आंखों में गहराई से झांकते मीर हादी ने उसकी कमर को कसकर अपनी उंगलियों की गिरफ्त में कैद किया था। हादी टूटी बिखरी सांसों में वो इसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मीर हादी पूरी तरह मदहोश हो रहा था। कह रहा हूं ना, अब कुछ मत कहो। जितना कहोगी उतनी तकलीफ पहुंचेगी तुम्हें। आवाज नहीं सुनना चाहता मैं तुम्हारी। उसके बाजू को मरोड़ते मीर हादी ने उसे औंधा किया था। वानिया का सांस सीने में ही अटक गया था। अपनी सांसों की हिद्दत से उसे दहकाते मीर हादी धीमे धीमे सरगोशियां कर रहा था। तुम्हें पता है, सारा को खोने के बाद मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा, इसीलिए मैं तुम्हारी जिंदगी में भी अब कुछ नहीं छोड़ूंगा। मेरा दिल सारा का था और आज भी सारा का है, लेकिन ये वजूद मैं तुम्हारे नाम करता हूँ। वानिया के वजूद पर अपनी उंगलियों को हरकत देते वो अपनी हर तिश्नगी को मिटा रहा था। बचपन से आज तक की हर महरूमी का अजाला वो वानिया के वजूद से पूरा करना चाहता था। वानिया की सांसें तेज हो रही थी। सारा का वजूद पसीने से शराबूर हो चुका था। वो नहीं जानती थी कि इंतकाम की आग में जलता अमीर हादी सुबह तक उसका क्या हशर कर देगा। प्लीज ये सब ना करो। वानिया की बर्दाश्त खत्म हुई तो वो चीख उठी। क्यों इतनी जल्दी हिम्मत खत्म हो गई तुम्हारी? वो खुमार आलूद लहजे में पूछ रहा था। बाबा जान को क्या जवाब दोगे इन तमाम ज्यादतियों का? वानिया रो देने के दर पर थी। कौन सा शोहर अपनी बीवी के साथ बिताए लम्हों की सफाइयाँ देता है? कुछ गलत कर रहा हूँ क्या मैं? इंतहाई मासूमियत से पूछते वो आंखें पटपटा रहा था। मीर हादी,
तुम अपने हक में बहुत बुरा कर रहे हो। मेरे ये ज़ख्म देखकर बाबा जान तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। ओह! तो तुम बाबा जान को अपने ये ज़ख्म दिखाओगी? मीर हादी ने अपनी उँगली उसकी गर्दन से लेकर रीढ़ की हड्डी तक धीमे-धीमे फेरी थी। क्या दिखाओगी बाबा जान को? मेरी मोहब्बतों के निशान, मेरे जज़्बातों की हिद्दत, या फिर ये? मीर हादी ने उसकी कलाई को उसकी आँखों के सामने किया था, जहाँ उसकी उँगलियों के निशान थे। क्या कहोगी बाबा जान से? वो आहिस्तगी से कहते उसका सब्र आज़मा रहा था। यही कहूँगी कि तुमने ज़्यादती की है मेरे साथ, ज़ुल्म किया है मुझ पर। ओह! रियली? 2 रातें मैंने तुम्हें घर से भगाकर बाहर रखा, जब ज़ुल्म नहीं किया तुम पर, अब अपने ही घर की चारदीवारी में ज़ुल्म करूँगा? वो ज़ोर से हँसा था और वानिया के लबों को चुप लग गई थी। उसने अपनी आँखें मीच ली थीं। मीर हादी ने उसके चेहरे को मोड़कर अपनी जानिब किया था। उसकी गुलाबी पंखुड़ियों पर अपने लबों की हिद्दत छोड़ दी थी। और वानिया ने मज़ीद कस कर अपनी आंखें बंद कर ली थीं। कुछ ही देर बाद वो पूरी तरह अपनी नफ़रत उस पर निकाल चुका था। दिल ने सारा के नाम की होक भरी थी, मगर शायद वो उसकी किस्मत में नहीं थी, और जो किस्मत में थी वो उसकी मोहब्बत नहीं थी। यही ज़ख्म सारी ज़िंदगी उसे और उसकी रूह को तकलीफ़ पहुंचाने वाला था। वानिया की धीमी धीमी सिसकियाँ सारी रात कमरे में गूंजती रही थी। मीर हादी ने ना उसे चुप करवाने की कोशिश की थी और ना ही उसे वानिया से कोई हमदर्दी थी। कुछ ही देर बाद वो नींद की आगोश में उतर चुका था। अगली सुबह का रोशन सूरज तलू हुआ था। मीर हादी आईने के सामने खड़ा अपने बाल बना रहा था। आंखों में वीरानी थी, होंठों पर मुस्कुराहट, साथ ही वो धीमे धीमे कुछ गुनगुना रहा था। वानिया जो ब्लैंकेट के अंदर मुंह किए लेटी हुई थी, उसने एक बार भी चेहरा बाहर निकाल कर मीर हादी की जानिब न देखा था। गुस्से और नफरत से वो पूरी तरह दहक रही थी। मीर हादी ने उससे जिस तरह झंझोड़ कर रखा था, वो सारी जिंदगी उस बात को भुला ना सकती थी। मीर हादी के लिए उसकी नफरत किसी बहते हुए लावे की तरह बन चुकी थी, जो हर चीज को जलाकर भस्म कर देता है। उसने मीर हादी के कमरे से जाने का इंतजार करना चाहा था, लेकिन पूरी तरह तैयार होकर एक आखिरी नजर खुद को आईने में देखते हुए मीर हादी ने उसके ब्लैंकेट को उठाकर पलट दिया था। जानता हूँ मैं जाग रही हो तुम, तो फिर ये ड्रामेबाजी क्यों चल रही है? उठो, जाओ शावर लेकर निकलो, बाबा जान नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं। तहक्कुम से कहते उसने खुद को ही खींचकर वानिया को बिस्तर से उठाया था। बहुत मुश्किल से वो खड़ी हो सकी थी। रो रो कर उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था, आंखों में रात जागने की लाली थी और जिस्म सारा टीसे मार रहा था। मीर हादी के धक्का देने पर वो वॉशरूम तक चली तो गई थी, लेकिन वॉशरूम के दरवाजे पर खड़े होकर उसने पलट कर दोबारा मीर हादी की जानिब देखा था और दिल ही दिल में खुद से अहद किया था कि बीती रात के एक एक लम्हे का हिसाब वो मीर हादी से लेकर ही रहेगी। उसके वजूद का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहां मीर हादी ने अपने निशान न छोड़े हों। उसने अपना सारा गुस्सा, सारी नफरत वानिया के नाजुक से वजूद पर निकाली थी, और अब वानिया इस बात का हिसाब लेने को पूरी तरह तैयार थी। मरून कलर के ऊंचे ट्राउजर और शॉर्ट शर्ट में वो नहा धोकर जब वॉशरूम से निकली तो एक बार फिर मीर हादी से टकराने के लिए तैयार थी। ना उसकी जिद टूटने वाली थी, ना अना। वो हमेशा सामने वाले को तोड़ कर रखना चाहती थी, तो फिर मीर हादी को कैसे बख्श सकती थी, जिसने उसकी रूह तक को छलनी कर दिया था। मीर हादी जो उसका मुंतजिर बैठा था, उसे देखकर कुछ लम्हे देखता ही रह गया था। बेशक वो सारा से ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन न जाने क्यों कभी मीर हादी का दिल उसकी तरफ माइल न हो सका था। शायद उसकी जिद्दी फितरत की वजह से या उसकी बददिमागी की वजह से। वानिया ने उसे खुद को तकता पाया तो धीमे से मुस्कुराकर कहने लगी कि चलिए, बाबा जान इंतजार कर रहे होंगे। उसके अंदाज पर मीर हादी चौंका था। न जाने अब वो कौन सा फसाद खड़ा करने वाली थी, लेकिन फिर उसके पीछे ही नीचे उतर आया था। बाबा जान अभी तक नाश्ते की टेबल पर नहीं आए थे। अलबत्ता मुलाजिम ने आकर बताया था कि वानिया से मिलने के लिए कोई शहवार आया है। ये सुनते ही वो ड्राइंग रूम की तरफ दौड़ पड़ी थी। शहवार के नाम पर हादी भी चौंक गया था। वो अब यहाँ क्या लेने आया था? वानिया ने शहवार को देखा तो सीधी उसके गले जा लगी। मुझे मालूम था कि तुम जरूर आओगे। तुम्हें एहसास हो जाएगा कि तुमने गलत फैसला लिया है। मैंने अब भी तुम्हारा साथ देने को राजी हूँ। तुम जहाँ कहोगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। शहवार का हाथ पकड़े वो बेताबी से उसके लबों से कुछ सुनने को मुंतजिर थी। मीर हादी उसे यूं शहवार की बाहों में देखकर पूरी तरह तिलमिला उठा था। वो इसकी बीवी थी, उसकी इज्जत उसके सामने अपने आशिक के गले जा लगी थी। वो कैसे बर्दाश्त करता? मुठियां भींचे वो भी ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ था। अब क्यों आए हो यहाँ?
वो इंतहाई गुस्से के आलम में शहवार से पूछ रहा था। वानिया ने मीर हादी का ये रूप देखा तो वो पलट कर गुस्से में चीखने लगी, दफा हो जाओ तुम यहाँ से। तुमने झूठ कहा था कि शहवार कभी नहीं आएगा। देखो, वो आ गया है। तुमने जानबूझकर मुझसे शादी करने के लिए ये सब कुछ किया था ना। वो उल्टा मीर हादी को कसूरवार ठहरा रही थी और मीर हादी की नजर शहवार पर टिकी थी। शहवार ने तेजी से वानिया का बाजू पकड़कर उसे अपने सामने खड़ा किया था। क्या कहा है तुमने? अबीरा के घर वालों से? मैंने कब तुमसे मोहब्बत का दावा किया? कब तुम्हें घर से भागने का मशवरा दिया था? न जाने तुमने अबीरा के घर वालों से क्या कुछ कहा है कि उन्होंने मेरी और उसकी शादी के लिए इनकार कर दिया है। शहवार का गुस्सा उसकी आंखों से छलक रहा था। एक लम्हे के लिए मीर हादी चौंका था और वानिया के चेहरे के रंग बदल गए थे। क्या कह रहे हो तुम शहवार? है कौन अबीहा? एक मामूली सी लड़की, ना शक्ल ना सूरत। यकीनन उसने तुम पर कोई जादू किया है। वानिया पूरी तरह ही पागल हुई थी। वानिया, खुदा के वास्ते हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे, इस सच्चाई को कबूल कर लो कि मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ अबीरा से मोहब्बत करता हूँ। वानिया को बाजू से पकड़ते शहवार ने मीर हादी की जानिब धकेला था। शादी मुबारक हो। अपनी बीवी को संभाल कर रखो और इसे बताओ कि मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। अगर उसने अब मेरे और अबीरा के दरमियान आने की कोशिश की तो मैं खुद उसकी जान ले लूंगा। शहवार इंतहाई दरिश्तगी से कहते ड्राइंग रूम से निकल गया था और वानिया उसे जाता देखती रह गई थी। फिर उसे होश आया तो वह शहवार के पीछे दौड़ने लगी। रुक जाओ, मेरी बात सुनो शहवार। मगर वह इस वक्त तक बंगले की हदूद पार कर चुका था। मीर हादी गुस्से में तेज तेज कदम उठाता वानिया तक पहुंचा था। उसे खींचकर अपने सामने खड़ा करते एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर लगाया। बेशर्मी की भी हद होती है वानिया, कुछ तो होश करो। नहीं करता वो तुमसे मोहब्बत? क्यों समझ नहीं आती तुम्हें इस बात की? मीर हादी ने उसे बुरी तरह झंझोर डाला था और वो बेबसी के आलम में लब कुतरती मीर हादी को देख रही थी। झूठ कहता है वो। अबीरा ने उसे जानबूझकर मुझसे दूर किया है। छोड़ूंगी नहीं मैं अबीरा को। वो गुस्से से तनतनाती अंदर चली गई थी और हादी हैरान परेशान खड़ा रह गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वानिया को इतनी सीधी और सिंपल सी बात समझ क्यों नहीं आ रही है। वो थका हारा सा वानिया के पीछे अंदर दाखिल हुआ तो बाबा जान डाइनिंग टेबल पर बैठे नजर आए। वानिया खामोशी से सर झुकाए खड़ी थी। वो तेजी से वानिया के करीब आया। न जाने उसने बाबा जान से क्या कुछ कह दिया हो। यही सोचकर वो परेशान हुआ था। कहाँ चले गए थे इतनी सुबह सुबह तुम दोनों? बाबा जान बहुत मोहब्बत से वानिया से सवाल कर रहे थे। कहीं नहीं, बस यहीं बाहर तक गए थे। मीर हादी ने चेयर खींचकर वानिया का हाथ पकड़कर खुद उसे चेयर पर बिठाया था और बराबर वाली चेयर पर खुद भी बैठ गया था। खाना खाते खाते मीर हादी की नजरें बार बार वानिया के चेहरे पर पड़ रही थी। वो प्लेट में मौजूद खाने को सिर्फ चम्मच से हिलाने जुलाने का काम कर रही थी। उसने एक निवाला भी मुंह में ना लिया था। बाबा जान सिर्फ जूस पीकर वापस अपने कमरे में चले गए थे और उनके जाते ही वानिया ने भी कमरे का रुख किया था। वो मीर हादी के नहीं बल्कि अपने कमरे में जाकर बंद हो गई थी और मीर हादी गहरा सांस भरकर रह गया था। समझ से बाहर था कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। वो अपने कमरे में जाने की बजाय वो अपने दोस्तों के पास निकल गया था। दोस्तों के साथ काफी सारा वक्त गुजारने के बाद जब वो वापस घर पहुंचा था तब तक वानिया अपने पूरे कमरे का हशर बिगाड़ चुकी थी। हर तरफ कांच ही कांच था और वो एक तरफ दीवार के सहारे से बैठी सर पकड़े घुटनों में मुंह दिए बैठी थी। कमरे में कदम रखने की जगह ना थी। मीर हादी ने बड़ी मुश्किल से छोटे छोटे कदम उठाकर उस तक का सफर तय किया था। ये सब कुछ करने से क्या शहवार तुम्हें मिल जाएगा? बहुत नरमी से उसने वानिया से सवाल किया था। वानिया ने सर उठाकर उसे देखा तो मीर हादी का दिल दहल सा गया था। सुबह वाली सारी खूबसूरती कहीं गायब हो चुकी थी। नाक रो रो कर सुर्ख हो रही थी, आंखें बुरी तरह सूजी हुई थी और चेहरा तमतमा रहा था। मीर हादी ने अपनी उंगलियों से उसके आंसू साफ किए थे। उसने कोई हरकत न की थी, बस खामोशी से हादी की आंखों में आंखें डाले उसे तकती जा रही थी। तुम सारा से मोहब्बत करते हो ना हादी? कुछ लम्हों के लिए मीर हादी खामोश हुआ था और फिर हाँ में सर हिला दिया था। बाबा जान तुमसे मोहब्बत करते हैं ना? मीर हादी ने चौंक कर उसकी आंखों में आंखें डाली थी। और सारा तुमसे मोहब्बत करती है? वो खामोशी से बस उसे देखता चला गया। और जब मामा जिंदा थी तो वो मामा को अपनी फ्रेंड से मोहब्बत थी। अपनी फ्रेंड्स के साथ टाइम पास करने के लिए वो मेरी हर बात मान लिया करती थी। मैं जो भी कहती वो फौरन से पूरा कर देती ताकि मैं उनसे दूर हट जाऊं और उन्हें तंग ना करूं।
मेरी हर ख्वाहिश उन्होंने फ़ौरन से पूरी की, चाहे वो खिलौने हों या फिर लग्ज़री चीज़ें। मामा को अपनी फ्रेंड से मोहब्बत थी और उनके साथ वक़्त गुज़ारने के लिए मामा ने मुझे दुनिया की हर चीज़ लाकर दी, लेकिन मोहब्बत ना दी। और अब शहवार को देखो, वो भी अबीरा का दम भरने लगा था। अबीरा तो मेरे जैसी खूबसूरत भी नहीं है, ना ही उसके पास पैसा है ना स्टेटस। क्या दे सकती है वो शहवार को? मगर शहवार ने उससे मोहब्बत की, उसे चुन लिया। क्या मैं इतनी बुरी हूँ, इतनी बदकिस्मत? वानिया ने अपनी हथेलियां उठाकर अपनी लकीरों को खोजना चाहा था। मीर हादी की नज़र उसकी हथेलियों पर पड़ी तो उसका दिल दहक से रह गया था। जगह जगह से सुर्ख खून की धारें बह रही थी। उसके हाथ शदीद जख्मी थे। ये क्या किया है तुमने वानिया? वो एकदम ही परेशान हुआ था। तेजी से जेब से रुमाल निकालते उसने वानिया के हाथ पर लपेटा था। मेरे हाथों की लकीरों में मोहब्बत की कोई रेखा नहीं, कोई ऐसी लाइन नहीं जिसमें किसी चाहने वाले का नाम हो। वानिया की आंखों से दो आंसू बहकर उसकी गर्दन तक उतर आए थे। मीर हादी की नजर उसकी गर्दन पर पड़ी हुई तो वो अपने आप में शर्मिंदा हो गया। उसकी ज्यादतियों के कुछ निशान वानिया की दूधिया गर्दन पर जगमगा रहे थे। उठो यहाँ से। हादी ने उसे जबरदस्ती उठाकर बेड पर बिठाया था। थकी हारी वानिया ने अपना सर मीर हादी के शाने पर टिका दिया था। तुम सब कितने खुशकिस्मत हो ना, जिनकी जिंदगी में मोहब्बत करने वाले लोग हों। भला उनसे ज्यादा खुशकिस्मत भी कोई हो सकता है? काश कि मैं भी खुशकिस्मत होती। क्या सच में शहवार मुझसे मोहब्बत नहीं करता? क्या इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो मुझसे मोहब्बत करता हो? वानिया के सवालों ने मीर हादी के दिल को चीर कर रख दिया था। कुछ देर पहले वो जिस नतीजे पर पहुंचा था, उसके सही होने में कोई शक बाकी न रहा था। वानिया को वाकई ही मदद की जरूरत थी। वानिया, सब तुमसे मोहब्बत करते हैं। बाबा जान, सारा, तुम्हारी फ्रेंड्स, तुम अब ये सब न सोचो और आराम करो। उसने वानिया को आहिस्तगी से बिस्तर पर लिटा दिया था, लेकिन वानिया ने बहुत कस कर मजबूती से उसका हाथ पकड़ लिया था। मुझे छोड़कर मत जाना। बोझल सी बंद होती आंखों में उसने आहिस्तगी से मीर हादी को रोका था, जो लाइट बंद करने के लिए उठने वाला था। वो वहीं वानिया के पास ही बैठ गया था। उसका हाथ थामे ही वानिया आहिस्ता आहिस्ता नींद की वादी में उतरने लगी थी। उसके गुलाबी होंठ सूख कर कांटा हो रहे थे, धीमे धीमे लरस रहे थे। पलकों पर आंसुओं के निशान अब भी बाकी थे। मीर हादी ने झुक कर उसकी आंखों पर अपने लब रख दिए थे। एक तिश्नगी थी जो पूरी तरह मिट चुकी थी। गुजरी रात वो वानिया को हासिल करके भी हासिल न कर सका था, लेकिन उस लम्हे उसने जैसे वानिया की पूरी जात को तस्खीर कर लिया था। काफी देर ऐसे ही गुजर गई थी। जब उसे यकीन हो गया कि अब वानिया गहरी नींद में है, तो वो आहिस्तगी से कांच के टुकड़ों से बचता बचाता कमरे से बाहर निकल आया। उसने अपने एक जानने वाले दोस्त को फोन किया था और इसके जरिए से डॉक्टर शामन का अपॉइंटमेंट हासिल कर लिया था, जो एक साइकियाट्रिस्ट थे और अपनी फील्ड के बहुत माहिर भी थे। वो वानिया को डॉक्टर शामन को दिखाना चाहता था। बचपन से उसके अंदर जो खला, जो तशनगी थी, उसे मिटाने का वक्त आ गया था। डॉक्टर शामन से अपॉइंटमेंट मिलने के बाद मीर हादी के दिल को करार आया था। उम्मीद की एक किरण नजर आ रही थी। शायद वानिया भी दूसरी लड़कियों की तरह नॉर्मल हो सकती थी। उसे इलाज की ज़रूरत थी, तवज्जो और मोहब्बत की ज़रूरत थी, जिसके बाद वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकती थी। बचपन की महरूमियों ने उसे जवानी में जिस नहज तक पहुंचाया था, उसे ठीक करने का वक्त आ चुका था। इसी शाम वो वानिया को ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाए डॉक्टर शामन के क्लिनिक पहुंचा था। सर, आपको बाहर वेट करना होगा, अंदर सिर्फ मैडम जाएंगी। असिस्टेंट ने मीर हादी को बाहर ही रोक दिया था, जबकि वानिया अब तक उस बात पर हैरान थी कि मीर हादी उसे यहाँ क्यों लाया है। कितनी ही बार वो गुस्से में उससे लड़ाई झगड़ा भी कर चुकी थी, लेकिन हादी ने हर बार उसे नरमी और तहम्मुल से समझाने की कोशिश की। अभी भी वानिया उसे सवालिया नजरों से देखती अंदर दाखिल हो गई थी, जहाँ एक 27 साल खूबसूरत नौजवान आंखों पर महंगे तरीन गोल्डन फ्रेम लगाए गहरी नजरों से उसे देख रहा था। गुड इवनिंग वानिया। बेतकल्लुफ़ी से वानिया को मुखातिब करते उसने वानिया को सोफे पर बैठने का कहा था और वो हैरान रह गई थी, लेकिन फिर खामोशी से वो सोफे पर बैठ गई थी। मैं आपका डॉक्टर हूँ, आपका दोस्त। आपको जज नहीं करूँगा। आपकी ज़िंदगी में जो भी जैसा भी है आप मुझसे कह सकती हैं। उसकी बात पर वानिया ने नजरें झुकाई थी और फिर एक गहरी सांस भरकर नजर उठाकर उस डॉक्टर को देखा था, जो पूरी तरह उसकी तरफ मतवज्जा था। ये निशान मेरे शोहर ने दिए हैं। ये कहते वानिया की आंखों से आंसू बहने लगे थे। डॉक्टर शामन ने एक लम्हे के लिए चौंक गए थे। तो क्या आपके शोहर बड़े सालिम हैं? वो आहिस्तगी से पूछ रहे थे।
कुछ सोच कर हानिया ने नफी में सर हिलाया था। नहीं, हादी तो हमेशा से बहुत अच्छा है, बचपन से, खोए खोए लहजे में कहती वो अपनी उंगलियों को मरोड़ने लगी थी। उसकी इस हरकत को डॉक्टर शामन ने पूरी तरह नोटिस किया था। मोहब्बत करती हैं वो आपसे? उसके जानिब झुकते डॉक्टर शामन ने एक और सवाल पूछा था, और वानिया की आंखों से आंसू बहते चले गए थे। नफी में सर हिलाते वो अजियत के इंतहा को पहुंची थी। कोई भी मोहब्बत नहीं करता मुझसे, इस्तेमाल करते हैं सब मुझे। हर रिश्ते ने मुझे यूज किया है। दोनों हथेलियों में चेहरा छुपाए वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। सालों की अजियतें थी जो कूजे की तरह दिल के कैद खानों में बंद थी। आज सबकी सब बाहर आने को बेताब थी। डॉक्टर शामन बस खामोशी से वानिया के चेहरे को देख रहा था, उसके तासुरात को जांच रहा था, उसके मुंह से निकले हर हर्फ को साथ साथ अपने कलम से कागज पर उतार रहा था। और वानिया दिल में छुपे इस बोझ को हल्का कर रही थी जो न जाने कब से उसके वजूद को बोझल किए हुए था। वक्त गुजरता जा रहा था और मीर हादी के अंदर की बेचैनी भी बढ़ रही थी। वानिया को अंदर गई ये दूसरा घंटा खत्म होने को आ रहा था और न जाने क्यों वो अब तक बाहर नहीं आई थी। और फिर आधे घंटे बाद डॉक्टर के कमरे का दरवाजा खुला था। वानिया खामोशी से नजरें झुकाए बाहर आई थी। उसने नजर उठाकर भी मीर हादी को न देखा था, बल्कि कॉरिडोर का फासला तय करने लगी थी। वानिया के चेहरे के तासुरात देखकर मीर हादी को झटका लगा। उसकी शक्ल बता रही थी कि वह मुस्तकिल रोती रही थी, इसलिए मीर हादी उसके पीछे आने की बजाय डॉक्टर के कमरे में दाखिल हुआ था। डॉक्टर शामन वापस अपनी कुर्सी पर जा बैठे थे। डॉक्टर साहब, मैं वानिया का हस्बैंड हूँ, मीर हादी। हाथ आगे बढ़ाते मीर हादी ने अपना तारुफ करवाया था। डॉक्टर शामन ने उसे मुस्कुरा कर देखा था। अच्छा हुआ आप खुद आ गए, वरना मैं आपको बुलवाने वाला था। एक सवाल पूछूं आपसे, अगर बुरा ना माने तो? डॉक्टर शामन ने गहरी निगाहों से मीर हादी की तरफ देखा था। वो एक लम्हे को चौंका था और फिर जी कहने पर इत्तफाक किया था। आप कैसे शोहर हैं मीर हादी? वह सवालिया नजरों से मीर हादी को देख रहे थे। वो एकदम ही हैरान रह गया था। वो तो हारिया के हवाले से सवाल करने आया था और डॉक्टर साहब उससे उसके बारे में पूछ रहे थे। मेरी और हावानिया की शादी को ज्यादा अरसा नहीं हुआ, 2 ही दिन हुए हैं। मीर हादी कुछ तौकफ के बाद बोला। और इन 2 दिनों में आपने उसके साथ अपना ताल्लुक कैसा रखा? डॉक्टर शामन ने भरपूर नजर मीर हादी पर डाली थी और वो अपनी जगह शर्मिंदा हो गया था। नजरें चुराते उसने टेबल पर अपनी उंगली फेरनी शुरू की। क्या आपको नहीं लगता कि एक मर्द को एक औरत से मुकाबलेबाजी पर नहीं उतरना चाहिए, खासकर इस वक्त जब वो औरत उसके साथ किसी खास रिश्ते में बन गई हो? कोशिश करें कि आप दोनों के दरमियान जो मुकाबलेबाजी है इसको ख़त्म करें। वो नफ़रत करती है तो आप उससे भी ज़्यादा नफ़रत करते हैं। उसने आपसे जो कुछ छीना है उसके बारे में मैं जानता हूँ, लेकिन क्या आप उससे उसकी ज़ात को छीन लें? ये हक भी आप उसको निकाह जैसे पाकीज़ा रिश्ते ने दिया है। आपको इसका वली बनाया गया है और आपने अपनी नफ़रत में अपने रुतबे को पामाल कर दिया। क्या वली होने का मतलब समझते हैं आप? क्या आप जानते हैं क्यों अल्लाह ताला ने एक मर्द को औरत पर हाकिम बनाया है? क्योंकि मर्द ज़्यादा जज्बाती नहीं होता, वो बहुत जल्द अपने होश नहीं खोता। शायद इसीलिए तलाक देने का हक भी औरत से कहीं ज़्यादा मर्द को हासिल है, क्योंकि अगर ये हक किसी औरत को मिला होता तो दुनिया के हर मर्द को ही अब तक तलाक हो चुकी होती। शोहर को बीवी के वजूद पर दस्तरस ज़रूर हासिल होती है, लेकिन उसे नोचने का हक ना दीन हमें देता है और ना ही ये दुनिया। आपने जिस तरह से उसके साथ सलूक किया है, शायद ऐसा किसी जानवर के साथ भी नहीं किया जाता। उससे मोहब्बत नहीं कर सकते तो ना करें, लेकिन नफ़रत की इन हदों को भी छुएं ना, कि जहाँ पर आप ना खुद नज़रें मिला सकें और ना उसकी हस्ती को दोबारा जोड़ हो सके। मुमकिन हो तो मोहब्बत नहीं, लेकिन दोस्ती का रिश्ता ज़रूर बनाएं। डॉक्टर शामन की बातों ने उसे रियलिटी चेक दिया था। इलाज की ज़रूरत सिर्फ वानिया को नहीं थी, बल्कि बदलाव मीर हादी को भी अपने अंदर लाना था। ज़रूरी तो नहीं कि नफ़रत का जवाब नफ़रत से ही दिया जाए। काश कितने सालों में एक बार भी वो मोहब्बत से वानिया की तरफ हाथ बढ़ा लेता, तो शायद उसके अंदर की तशनगी मिट जाती। उसने तो कभी ये समझने की कोशिश ही नहीं की थी कि वानिया का मिजाज ऐसा क्यों है। हस्पताल की राहदारी पार करते हुए वो अपने और वानिया के बचपन को याद कर रहा था। जब भी वो अपने माँ बाप के साथ वानिया के घर जाता तो हमेशा वानिया को बहुत से खिलौनों में घिरा देखता, लेकिन उसने कभी वानिया के चेहरे पर वो खुशी नहीं देखी थी जो उसके अपने चेहरे पर होती थी। वानिया की माँ और उसकी माँ बहुत गहरी दोस्त थी, और वानिया की माँ हमेशा दोस्तों के दायरे में ही मौजूद रहती थी। कई बार ऐसा होता कि वानिया अपनी माँ को आवाज़ देती और वो उसे कोई ना कोई चीज़ पकड़ा कर एक तरफ बिठा देती, उसकी बात सुने बगैर, और वो खामोशी से बैठ भी जाती। लेकिन वो खामोशी कब उसकी रूह में उतर गई किसी को भी पता न चला।
اس کے اندر جو خالی پن تھا وہ سچی محبت سے ہی بھرا جا سکتا تھا، پھر چاہے وہ کسی بھی رشتے سے کیوں نہ ہوتی۔ میر ہادی نے بھی تو ہمیشہ خود کو سارا کے قریب ہی رکھا تھا، سارا کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے کو وہ غور سے سنتا تھا، سمجھتا تھا۔ اس نے کبھی وانیا پر توجہ نہ دی تھی، یہ سوچ کر کہ وہ مغرور ہے، لیکن شاید وانیا کی نظر میر ہادی اور سارا کی محبت پر بھی ٹھہری تھی، جبھی تو آج وہ دونوں جدا ہو چکے تھے۔ شاید کہ ان دونوں کا ساتھ بھی کہیں نہ کہیں وانیا کے لیے تکلیف دہ تھا۔ اپنے سر کو چھٹکتا ماضی کے دریچوں کو پار کرتا وہ اپنی گاڑی کے پاس پہنچا، تو وانیا پہلے سے ہی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی، بالکل خاموش، سیٹ سے ٹیک لگائے، آنکھیں بند کیے۔ اس کی پلکیں دھیمے دھیمے لرز رہی تھی، سو کھیلا بھولے ہوئے کانپ رہے تھے، اور ساتھ ہی میر ہادی کا دل بھی مٹھی میں آ گیا تھا۔ اس کی گردن کے زخم اب بھی نمایاں تھے، شرمندگی کے ادا گہرائیوں میں ڈوبتے اس نے اپنی نظروں کو بل کھاتی سڑک کی جانب مرکوز کیا تھا۔ خاموشی سے فاصلہ طے ہوا تھا، وہ گھر پہنچتے تھے اور ہانیہ نے کسی روبوٹ کی طرح گاڑی سے اتر کر کمرے میں چلی گئی تھی، میر ہادی کے کمرے میں۔ گاڑی سے اترتے اس کا فون بجا تھا، میر ہادی نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سارا تھی۔ بابا جان کا فون نہیں لگ رہا میر ہادی، بابا جان کہاں ہے؟ وہ کچھ پریشان نظر آ رہی تھی۔ بابا جان تو گھر پر ہی تھے، اپنے کمرے میں ہوں گے، شاید دوائی لے کر سو رہے ہوں گے۔ پریشان نہ ہو، میں دیکھتا ہوں، تم بتاؤ تم کیسی ہو؟ سارا سے بات کرتے ہوئے وہ بابا جان کے کمرے میں آ گیا تھا۔ بابا جان واقعی بستر پر آنکھیں بند کیے لیٹے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، بس بابا جان سے بات کروا دو، سارا نے انتہائی روکھیر لہجے میں کہا تھا۔ بابا جان نے اس نے آہستگی سے بابا جان کو آواز دی، لیکن بابا جان کے وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی تھی، اور پھر ایک کے بعد دوسری اور تیسری آواز وہ دیتا چلا گیا، لیکن بابا جان نے آنکھیں نہ کھولی، اور جیسے ہی اس نے گھبرا کر بابا جان کے بازو کو پکڑا تو اس کے اپنے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کا ٹھنڈا وجود اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ بہت خاموشی سے ان تینوں کو چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ دوسری طرف سارا زور زور سے چیخ رہی تھی، کیا ہوا ہے بابا جان کو؟ لیکن میر ہادی کے پاس کہنے کو لفظ نہیں تھے۔ بابا جان کی شاید طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں انہیں ہسپتال لے کر جا رہا ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ اس نے سارا کا فون بند کیا تھا۔ میر ہادی نے بابا جان کو اپنے بازو میں اٹھایا تھا، گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالتے وہ خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ وانیا بھی دوڑ بھاگ کر اس کے ساتھ والی سیٹ پر آ بیٹھی تھی۔ تم ریسٹ کرو، میں لے جاؤں گا۔ اسے ساتھ ہی وانیا کی فکر بھی ستائی تھی۔ وانیا نے کوئی جواب نہ دیا تھا اور خاموشی سے بیٹھی رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ہاسپٹل کے احاطے میں موجود تھے، جہاں ڈاکٹر نے بابا جان کے چہرے پر سفید چادر ڈال دی تھی، وہ ہمیشہ کے لیے جا چکے تھے۔ وانیا یہ سنتے ہی چکرا کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ میر ہادی نے اسے اپنے بازو میں سنبھالا تھا، اور بہت مشکل سے گھر تک کا فیصلہ طے ہوا تھا۔ اس نے کس طرح یہ خبر سارا کو سنائی تھی، صرف اس کا ہی دل جانتا تھا۔ وہ واپس آنے کے لیے تڑپ اٹھی تھی۔ بابا جان کو اس کی خاطر سرد خانے میں رکھوایا گیا تھا، وہ آخری دیدار چاہتی تھی۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اسے فلائٹ مل گئی تھی، اور وہ 2 دن بعد اس نے پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھ دیا تھا۔ میر ہادی خود اسے لینے کے لیے ایئرپورٹ گیا تھا۔ میر ہادی کو دیکھتے ہی اس کے سینے سے لگی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میر ہادی نے بڑی مشکل سے اسے سہارا دیا تھا، اسے گھر تک لایا تھا۔ وانیا کے گلے لگتے وہ دیوانوں کی طرح رو رہی تھی۔ حال تو وانیا کا بھی کچھ ایسا ہی تھا، پہلی بار وہ ان دونوں بہنوں کو ایک ساتھ دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے نہ کبھی سارا وانیا کے گلے لگی تھی، نہ وانیا سارا سے کوئی بات کرتی تھی، لیکن ان دونوں کا غم ایک جیسا تھا، اسی لیے آج وہ دونوں اکٹھا تھی۔ اور پھر بابا جانی کا جنازہ بھی اٹھ گیا تھا۔ جانے والے کہاں رکتے ہیں، نہ کوئی جانے والوں کو روک پایا ہے، نہ ہی وقت کو ٹھہرا سکا ہے۔ وقت کا کام ہے ریت کی مانند مٹی سے پھسلتے رہنا۔ تدفین ہو چکی تھی، رات گہری ہونے لگی تھی، دونوں بہنیں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے بس خاموش بیٹھی تھی۔ میر ہادی وانیا کی میڈیسنز اٹھا کر اس کے پاس پہنچا تھا، یہ میڈیسن لے لو۔ پانی کا گلاس اسے پکڑاتے ہادی نے دوائیاں کھول کر اس کے آگے کی تھی۔ سارا نے حیرت سے میر ہادی اور وانیا کو دیکھا تھا۔ کیا ہوا ہے وانیا کو؟ وہ خود پریشان ہوئی تھی۔ کچھ نہیں، بس آرام اور سکون کے لیے ہے، 3-4 دن ہو گئے ہیں، نہ یہ سوئی ہے نہ اس نے کچھ کھایا ہے، اس لیے میڈیسن لے کر آرام کرے گی۔ وانیا کے سامنے میر ہادی اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وانیا نے خاموشی سے میڈیسنز لی تھی اور میر ہادی کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد سارا پھر آنسو بہانے لگی تھی۔ میر ہادی نے بڑی مشکل سے اسے خاموش کروایا تھا، اس کے سینے میں سے لگی اپنے غم کو ہلکا کر رہی تھی۔ جب کمرے کے دروازے پر پہنچی، وانیا نے پلٹ کر ایک نظر ان دونوں پر ڈالی تھی۔ اس کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی تھی، کاش ایسی کوئی محبت اس کے نصیب میں بھی ہوتی۔
دل نے پھر دہائی دی تھی اور کمرے کے بستر پر جا کر لیٹتے ہی وہ ایک بار پھر اپنی تنہائی میں آنسو بہانے لگی تھی۔ کچھ روگ ہمیشہ روگ ہی رہ جاتے ہیں، بچپن میں ملے ٹراماز کو انسان ساری زندگی فیس کرتا ہے، اور وانیہ کی زندگی بھی ایسے ہی ٹراماز سے گزری تھی۔ آنسو بہاتے بہاتے اسے نیند لگ گئی تھی۔ سارا، میری بات سنو، وانیہ نارمل نہیں ہے، میں اس کا علاج کروا رہا ہوں سائیکیٹرسٹ سے۔ اسے مدد کی ضرورت ہے، ہماری محبت کی ضرورت ہے، سمجھ رہی ہو نا تم؟ سارا نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ حیرت اور پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سائیکیٹرسٹ کی ضرورت؟ کیوں؟ میری بہن پاگل نہیں ہے۔ سارا کو ایک لمحے میں ہی غصہ آیا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو سارا؟ میں نے کب کہا وہ پاگل ہے؟ کیا سائیکیٹرسٹ کے پاس پاگل لوگ جاتے ہیں؟ اسے کچھ ذہنی مسائل ہیں جن کا علاج ہونا ضروری ہے۔ تم بھی ان پڑھ لوگوں کی طرح بات کر رہی ہو۔ کیا کسی کو ذہنی بیماری نہیں ہو سکتی؟ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ پاگل ہے۔ اسے ڈپریشن کا پرابلم ہے، احساس کمتری ہے اس کے اندر۔ میر ہادی نے شروع سے آخر تک سارا کو ساری کہانی سنا دی تھی، جسے سن کر وہ خود بھی چونک گئی تھی۔ تو پھر تم اس سے محبت دو نا میر ہادی، اس کی زندگی کی ہر کمی کو پورا کر دو۔ تم شوہر ہو اس کے، تم چاہو تو اس کے اندر کی ہر تشنگی کو مٹا سکتے ہو۔ سارا نے میر ہادی کے ہاتھ پکڑ کر منت بھرے لہجے میں کہا تھا، میں تم سے محبت کرتا ہوں سارا، اور ساری زندگی میں اسے وہ محبت نہیں دے سکتا، یہی سچ ہے۔ نہ میں اسے دھوکہ دے سکتا ہوں اور نہ خود کو۔ میں اس کا خیال رکھوں گا، اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن مجھے اس بات کے لیے مجبور نہ کرو کہ میں زبردستی تمہاری محبت کو اس کے دامن میں ڈال دوں۔ میر ہادی ناراضگی سے کہتے اس کے پاس سے اٹھ گیا تھا۔ میری بات سنو ہادی، تم اگر وانیہ کو چھوڑ بھی دو تب بھی میں کبھی تمہاری نہیں ہوں گی، میں تمہاری زندگی میں نہیں ہوں، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ وہ ایک آخری نظر سارا پر ڈالتے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، اور سارا اس سے دیکھتی رہ گئی تھی۔ ان کا خوشیوں بھرا آشیانہ بکھرنے لگا تھا، اور وہ چاہ کر بھی سمیٹ نہیں پائی تھی۔ میر ہادی کی محبت تو اس کی رگوں میں بھی بستی تھی، لیکن وانیہ اس کی سگی بہن تھی، وہ اسے کیسے کسی مشکل میں چھوڑ سکتی تھی؟ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اب واپس نہیں جائے گی، بلکہ وانیہ کا خیال رکھے گی۔ میر ہادی کمرے میں پہنچا تو وانیہ سو چکی تھی۔ وہ یوں ہی کچھ مرہم لیے اس کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ اس کی گردن اور کمر پر موجود زخموں پر اپنی انگلیوں سے مرہم لگانے لگا۔ اس کے کانوں میں وانیہ کی سسکیاں گونجنے لگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے بہت بڑی تکلیف پہنچا چکا تھا۔ اسے اپنی ذات، اپنے کردار پر غصہ آ رہا تھا۔ بابا جان نے اس کو ایسی تربیت تو نہ کی تھی کہ وہ کسی عورت کو اپنی حاکمیت سے اس طرح زخمی کرتا۔ اس نے تو بابا جان کے احسانوں کا پاس بھی نہ رکھا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر بکھر رہے تھے۔ ماں باپ کے بعد بابا جان کا گزر جانا اس کے زندگی کا سب سے بڑا لاس تھا۔ اس کی انگلیوں کا لمس پا کر وانیہ کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے میر ہادی کو اپنے اتنے قریب دیکھا تو گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ وہ کچھ خوف زدہ سی ہو گئی تھی۔ شاید گزری رات کا کوئی عکس اس کے ذہن کے پردوں پر لہرا گیا تھا۔ پلیز نو، تھر تھراتے لبوں سے اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ بابا جان کے انتقال سے لے کر اب تک نہ اس سے کچھ کھایا تھا، نہ اپنا خیال کیا تھا۔ کمزوری اور نکاہت سے وہ بالکل نڈھال تھی۔ اٹس اوکے وانیہ، میں بس مرہم لگا رہا ہوں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ٹیوب وانیہ کے آگے لہرائی تھی۔ وہ بالکل خاموشی سے اس سے دیکھنے لگی تھی۔ میر ہادی نے اس کی قمیص کو شانے سے ڈھلکایا تھا۔ اس کے وحشی پن کے نشان وہاں بھی موجود تھے۔ دھیرے دھیرے ٹیوب لگاتا وہ اس سے معافی مانگ رہا تھا، اور وانیہ کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی تھیں۔ آئی ایم ریئلی سوری، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہرٹ یو۔ میں نے تمہیں تکلیف نہیں پہنچانا چاہتی تھی، لیکن میرے اندر کے غصے نے مجھے ظالم بنا دیا۔ آئی ایم سوری۔ آنسو ٹوٹ کر ہادی کی آنکھوں سے گرے تھے اور ہانیہ کی کلائیوں کو بھگو گئے تھے۔ میر ہادی نے اس کے دل کے قریب موجود ناخنوں کے نشانات پر ٹیوب لگانے کی کوشش کی تھی، اور وانیہ کے لبوں سے سسکی نکلی تھی۔ زخم بہت گہرا تھا شاید۔ میر ہادی نے تڑپ کر اپنے لب اس کے دل کے پاس رکھ دیے تھے۔ آئی ایم ریئلی سوری، وہ پھر دھیرے سے بولا تھا۔ وانیہ نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ آہستگی سے اس کے آنسو پہنچے تھے۔ نو میر ہادی، آئی ایم سوری، میں نے تم سے تمہاری محبت چھین لی۔ تم سارا سے محبت کرتے ہو نا؟ میر ہادی نے کوئی جواب نہ دیا، بس نظریں چرا لی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ آخری وقت پر شہوار آ جائے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ایک دم ہی تلخی سے ہنسی تھی۔ کتنی بے وقوف تھی نا میں، ایک انسان جو مجھ سے محبت ہی نہیں کرتا، وہ بھلا میرے لیے کیوں آتا؟ میرے جھوٹے الزام نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ اب تو بابا جان بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔
तुम भी मुझे छोड़ दोगे ना मीर हादी? वह सवालिया नज़रों से हादी को देखने लगी थी। मीर हादी ने कोई जवाब न दिया। वह बस नज़र झुकाए किसी मुजरिम की तरह उसके आगे बैठा था। हादी, सफ़र को इतना तवील ना करना कि मेरे लिए वापसी का रास्ता मुश्किल हो जाए। अगर तुम मुझे छोड़ना चाहते हो तो अभी और इसी लम्हे ये फैसला कर लो। मैं तुम्हें इख्तियार देती हूँ कि तुम मुझे छोड़कर सारा की मोहब्बत को अपना लो। मेरी तरफ से इजाज़त है। अपनी बात पूरी करते वो फूट-फूट कर रोने लगी थी। बिल्कुल किसी मासूम बच्ची की तरह मीर हादी ने उसके बालों को हाथ फेरा था। चाहता तो मैं भी यही हूँ कि हाथ बढ़ाऊँ और सारा को हासिल कर लूँ। लेकिन मुझे लगता है कि सारा को नहीं, तुम्हें मेरी ज़रूरत है। कुछ मोहब्बतें अधूरी होकर भी मुकम्मल होती हैं और कुछ नफ़रतें मुकम्मल होकर भी अधूरी रह जाती हैं। तुम्हारी और मेरी नफ़रत की कहानी मुकम्मल हो चुकी है। अब हम इसे यही अधूरा छोड़ दें तो बेहतर है। मैं चाहता हूँ तुम मुझे अपना दोस्त समझो, अपनी हर तकलीफ़ मुझसे बाँट लो। कह दो सब कुछ जो तुम्हारे दिल में है। ना छुपाओ अपने आप को इस खौल में कि जिस खौल में तुम्हारा दम घुट जाए। मिरहादी ने उसके नाजुक हाथों को थाम कर अपने लबों से चूमा था। मैं सारा से मोहब्बत करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैंने तुमसे निकाह किया है। मैं पाबंद हूँ इस रिश्ते का। मैंने हाकिम बनकर जो गलती की है, मैं उसे सुधारना चाहता हूँ। जितने जख्म तुम्हें दिए हैं, उन्हें समेटना चाहता हूँ। मिरहादी ने धीमे से अपने लब उसकी गर्दन पर रख दिए थे। वानिया की बोझल सांसें उसके दिल को सुकून पहुंचाने लगी थी। अच्छा, सारा के बगैर जी पाओगे? वानिया ने हैरत से उससे पूछा था। जी तो रहा हूँ। मोहब्बत में कहाँ कोई मरता है किसी के लिए? वो बेबसी के आलम में बोला था। सारी जिंदगी पछताओगे अपने इस फैसले पर। वानिया ने उसे रोकना चाहा था। अगर जल्दी ही अपने आप को गलत रास्तों पर चलने से ना रोक लेता, तो शायद वाकई ही सारी जिंदगी पछताता। लेकिन अब मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। कुछ रिश्तों की शुरुआत भले ही मोहब्बत से ना हो, लेकिन गुजरते लम्हों के साथ साथ मोहब्बत के खुशगवार झोंके उनकी जिंदगी में शामिल ही हो जाते हैं। शायद हमारा रिश्ता भी ऐसा ही हो। और सारा, वानिया ने बेख्तियार सारा के बारे में पूछा था। सारा तो बहुत पहले ही खुद हम दोनों के दरमियान से निकल चुकी थी। अगर वह मजबूर ना करती तो शायद मैं भी तुमसे शादी ना करता। सारा को शायद मुझसे बेहतर लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। बेबसी के आलम में कहता वो वानिया के चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरने लगा था। उसके थरथराते लबों पर अपना अंगूठा रखते उसे महसूस कर रहा था। क्या माफ कर सकोगे मुझे? उसे इदराक हुआ था कि उसने जुल्म की किन हदों को छुआ था। क्या तुम माफ कर सकोगे मुझे? वो भी जानती थी कि उसने मीरहादी से क्या छीना था। मीरहादी ने धीमे से हाँ में सर हिला दिया था। वो इसे माफ करने को राजी था। क्या सारा माफ कर सकेगी हमें? वाने ने नया सवाल पूछा था। मीर हादी ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया था। क्या मोहब्बत कर सकोगे मुझसे? वो अचानक ही बेचैनी से पूछ बैठी थी। क्या माजी भुला सकोगी मेरा? वो खुद भी सवाल करने लगा था। वानिया ने गहरा सा सांस लिया था। सब कुछ भुलाना चाहती हूँ हादी। अब की बार इसने हादी के लबों को छुआ था। मैं भी भूल जाना चाहता हूँ सब कुछ। उसने अपनी उंगलियां वानिया की उंगलियों में फंसाई थी। क्या सारी जिंदगी ऐसे ही जख्म दोगे? वानिया ने धीरे से अपना गिरेबान खींचा था, जहाँ कुछ जख्म नुमाया थे। मिरहादी ने नफी में सर हिलाया था। सारी जिंदगी अपने लबों से तुम्हारे जख्मों को मरहम लगाऊंगा। हर जख्म का मदावा सारी जिंदगी अपनी मोहब्बत से करता रहूंगा। वादा करो कभी पछताओगे नहीं। वानिया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया था। वादा करता हूँ, कभी माजी में नहीं झांकूंगा। वो धीरे से मुस्कुराया था। क्या मोहब्बत हो जाएगी तुम्हें मुझसे? वो फिर बेयकीनी से पूछ बैठी थी। मोहब्बत की नहीं जाती वानिया, मोहब्बत हो जाती है। कभी तितली से, कभी खुशबू से, कभी जुगनू से, तो कभी बादल से। रंग बदल बदल कर, नए नए रूप में ढल कर मोहब्बत बस हो जाती है। बादलों जैसी, हल्की हवाओं जैसी ना नजर आने वाली, खुशबू की तरह बस महसूस होती है। मोहब्बत की नहीं जाती वानिया, मोहब्बत हो जाती है। कब, कैसे, क्यों, ये तो कोई नहीं जानता। उसने धीरे से वानिया की कमर के गिर्द अपना बाजू हायल किया था। मैं उम्मीद रखूंगा कि तुम वफादार रहोगे। मैं यकीन कर लूं कि तुम बदल जाओगी। मोहब्बत मिलेगी तो मैं उसमें ढल जाऊंगी। मोहब्बत हो जाएगी अगर तुम बदल जाओगी। वानिया के अपनी बाहों में समेटते उसने हमेशा के लिए अपनाए रखने का इकरार किया था। उसके बालों से खेलते वो इसे अपने होने का यकीन दिलाना चाहता था। वानिया ने खुद को उसके सपुर्द कर दिया था। खिड़की के बाहर तारीकी का राज था, लेकिन उनकी जिंदगियों में नई रोशन सुबह आने वाली थी। वानिया को तकिए पर लटाते उसने आहिस्तगी से अपने हाथों से उसकी आंखें बंद की थी। उसके सूखे लबों पर अपने लब रखते उन्हें तर किया था। सो जाओ, अब बहुत थक चुकी हो तुम। मीर हादी ने वानिया के पास से उठने की कोशिश की थी।
वानिया ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया था। मैं तो सालों से थकन से चूर थी। आज तो मेरी थकन पूरी तरह उतर गई है। अब मुझे छोड़ कर ना जाओ। उसने अपने ही तकिए पर हाथ लगाते मीर हादी को लेटने का इशारा किया था। वो मुस्कुराते हुए उसके तकिए पर सर रखकर लेट गया था। वानिया की सांसें उसके चेहरे पर हिद्दत बिखेर रही थी और वो बस खामोशी से उसके चेहरे को तक रहा था। कुछ देर बाद वो पूरी तरह सो चुकी थी और मीर हादी की सांसों को बेकरार कर गई थी। बेतरतीब धड़कते दिल के साथ वो बस उसे देखता चला गया था। काश कि वो ज्यादती की इन हदों को पार ना करता, तो आज वानिया के आगे सुरखरू होता। अगली सुबह वानिया काफी हद तक बेहतर हो चुकी थी। मोहब्बत न सही लेकिन दोस्ती के रिश्ते के साथ एक नई शुरुआत हुई थी। नाश्ते की टेबल पर बैठी सारा ने उन दोनों को बताया था कि अब वो वापस नहीं जाएगी। यह सुनकर वानिया ने बस एक नजर मीर हादी पर डाली थी, जो खामोशी से नाश्ता करने में मसरूफ था। आई एम रियली सॉरी सारा। वानिया ने हिम्मत करके उससे भी माफी मांग ली थी। सारा ने हैरत से उसे देखा और फिर उसके हाथ को अपने हाथों में थामा। आई लव यू वानिया, मोहब्बत से कहते वो उठकर वानिया को गले लगा चुकी थी और दोनों ही फूट फूट कर रो पड़ी थी। कुछ रिश्ते हमेशा साथ होने के बावजूद भी साथ नहीं होते, लेकिन जिंदगी में कोई एक लम्हा ऐसा जरूर आता है जब वो रिश्ते हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। सारा और वानिया का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही था। सारा ने दोबारा यही अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की थी, लेकिन फिर उसकी खाला के बेटे का कनाडा से उसके लिए रिश्ता आ गया था और उसने अपनी मर्जी से रिश्ते के लिए हामी भर ली थी। वो भी सारा और मीर हादी की जिंदगी से दूर जाना चाहती थी ताकि वो दोनों धीरे धीरे मोहब्बत जैसे पाकीज़ा बंधन में बन सके। वैसे भी निकाह में बड़ी ताकत होती है, दो दिलों को जोड़कर उन्हें हमेशा के लिए एक कर देती है। वानिया ने खुद सारा को अपने हाथों से दुल्हन बनाया था। उसे रुखसत करते वो बहुत चारों कतार रोई भी थी, लेकिन फिर मीर हादी ने उसे रोने के लिए अपना कांधा दे दिया था और वो मीर हादी की हरकत पर मुस्कुरा उठी थी। सारा रुखसत होकर जा चुकी थी। मीर हादी वानिया का हाथ पकड़े अपने कमरे में चला आया था। क्या हम अपनी वेडिंग नाइट दोबारा मना सकते हैं? वो इसके करीब आते पूछ रहा था। वानिया ने घबराकर उसे देखा था और उसने वानिया को अपने बाजुओं में समेट लिया था। आर यू रेडी? वो मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में झांक रहा था। कुछ ही देर बाद उसने वानिया को शावर के नीचे ले जाकर खड़ा कर दिया था। उसे दीवार से लगाते राउंड शावर ऑन करते वो उसके हाथों को दीवार से पिन कर गया था। नॉट अगेन हादी। वो एकदम ही घबरा गई थी। मेरे हादी ने मुस्कुराते हुए उसे खींच कर टब में गिराया था और खुद भी टब में उतर गया था। वानिया ने जल्दी से अपनी आंखें मींची थी और मीर हादी ने जोर से कहका लगाया था। उनकी दोस्ती धीरे धीरे मोहब्बत में बदलने लगी थी। चाइल्डहुड ड्रामास बहुत से बच्चों का ना सिर्फ बचपन बल्कि मुस्तकबिल भी तबाह करते हैं। ये कहानी ऐसे ही चाइल्डहुड ड्रामा को लेकर बनाई गई है ताकि आप लोग जान सकें कि माँ बाप होना कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई माँ बाप अपने बच्चों को किसी ट्रॉमा से गुजारते हैं तो उनके बच्चे ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के मुस्तकबिल के लिए भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। अपने बच्चों पर, अपने इर्द-गिर्द के बच्चों पर ख़ुसूसी तवज्जो दीजिए। उन्हें मोबाइल फ़ोन और दूसरी चीज़ें पकड़ा कर खुद से दूर ना करें। उन्हें इन चीज़ों से कहीं ज़्यादा आपकी तवज्जो, आपके वक़्त और आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है। और आज के दौर में यही मोहब्बत नापैद हो चुकी है। अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन देकर खुद से दूर ना करें। उनके अंदर वो एहसास कमतरी पैदा ना करें, जो तवज्जो ना मिलने की वजह से पैदा होती है। उन्हें अपनी मोहब्बत से वो एतमाद दें कि वो अपनी ज़िंदगी को अपने लिए और दूसरों के लिए कारआमद बना सकें। क्या आपने भी कभी कोई चाइल्डहुड ड्रामा बर्दाश्त किया है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।